हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर 12 का न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा। तो ये बेसिकली N12 रहेगा हमारा। तो हम जो पिछले लेक्चर में पढ़े हुए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है एंड गॉस थ्योरम क्या है एंड एक चार्ज सरफेस अगर एक क्लोज सरफेस के अंदर होगा या तो बाहर होगा वो कितना फ्लक्स देगा, ये सारे चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो वो सभी को बेस करके होप आप वो लेक्चर देखे होंगे। तो उसमें जो जो फॉर्मूला था वो सारे फॉर्मूले को यूज करके हम आज न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला लेक्चर, पहला न्यूमेरिकल ना दे रखा क्या है देखते हैं। इससे पहले देखिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये एक चीज बोलूंगा कि हम जो फॉर्मूला पढ़े थे उसको थोड़ा रिमाइंड कर लीजिए, ठीक है। जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, फ्लक्स का फॉर्मूला था ना E dot A, it is the dot product of electric field and area vector A, हाँ कि ना। So that flux is a scalar quantity E A cos theta करके था एंड हमने ये थीटा क्या पढ़े थे रे भाई, थोड़ा सा बस 2 मिनट देख लीजिए। ये थीटा क्या पढ़े थे हम लोग ना, थीटा इज द एंगल, ठीक है ना, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड एरिया वेक्टर, हाँ कि ना, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर होता है, हाँ कि ना। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर होता है। तो हमेशा याद रखिए ये मेरा सरफेस एरिया है, ये मेरा सरफेस एरिया है, ये मेरा एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच ही आप एंगल लेंगे, ठीक है। दिस इज थीटा। मैं आपको बोला हुआ था इफ द एंगल इज गिवन बिटवीन द सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये अल्फा दिया होगा देन आप थीटा कितना लेंगे, 90 माइनस अल्फा। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। द एंगल थीटा इन दिस फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा मस्ट बी किसके बीच है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ए। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर एक सरफेस होगा क्लोज सरफेस होगा, उसके अंदर अगर क्यू चार्ज होगा देन फ्लक्स क्या हो जाएगा ना, ड्यू टू दिस क्यू चार्ज व्हिच इज एनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस must be equals to q by epsilon naught into epsilon r. If the medium is Yale medium, then epsilon r will become 1, so the flux will become q by epsilon naught. If the medium is some other medium, dielectric constant दिया होगा, जैसे वाटर हो गया या तो कुछ इधर उधर का ब्रास मीडियम हो गया, मेटेलिक मीडियम हो गया, एनीथिंग अदर देन Yale मीडियम दिया होगा, तो आपको ये epsilon r का वैल्यू दिया होगा। epsilon r क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एंड हमने ये भी पढ़ा कि अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस होगा, यहां पे एक चार्ज होगा, ड्यू टू दिस चार्ज इसी में कुछ भी फ्लक्स नहीं आएगा, समझ रहे ना। तो हमने ऐसे बोला था, गॉस थ्योरम क्या बोल रहे हैं आपको, द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस मस्ट बी इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। बात समझिए, जो इसी सरफेस का फ्लक्स कौन देगा, जो इसी सरफेस के अंदर चार्ज है वही देगा, बट इसी सरफेस को फील्ड कौन देगा, जो चार्ज बाहर है वो भी देगा, जो चार्ज अंदर है वो भी देगा। द फील्ड टू ए, बात समझिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए सरफेस कैन बी गिवन बाय द चार्ज व्हिच इज आउटसाइड द सरफेस एज वेल एज इनसाइड द सरफेस, बट द फ्लक्स only the flux associated with the surface will be given by only the charges which are enclosed inside the surface. The charges which are outside the surface will not give any flux to the closed surface. बात समझ ना, जो चार्ज बाहर है वो कभी भी फ्लक्स नहीं देगा, जो चार्ज अंदर है वही फ्लक्स देगा। These are the things हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था, पूरे डिराइव भी किए हुए थे, ये सारा चीजें डिराइव भी किया हुआ था। तो अभी चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला था आपका x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 करके, ठीक है, वो सभी चीजें आप यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज हम 17 से 18 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये पूरा वीडियो लंबा चलने वाला है, ठीक है। पेशेंस रखिए, सारे क्वेश्चन बनाइए, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी का होगा या तो सीबीएसई का पीवाईक्यू होगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। पूरा कंसेप्ट के साथ हम बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन दे रखा है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ई दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया है मेरे को ना, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स
through a surface of area 20 units in YZ plane. जो सरफेस YZ प्लेन में होगा उसका डायरेक्शन कौन देगा? एक्स एक्सिस. जो सरफेस XZ प्लेन में होगा उसका डायरेक्शन कौन देगा? Y एक्सिस. हाँ कि ना? हमेशा सरफेस एरिया का डायरेक्शन उसी सरफेस को जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वही देगा. YZ प्लेन को कौन परपेंडिकुलर है ना सर? एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है. तो द डायरेक्शन ऑफ YZ प्लेन व्हिच इज 20 यूनिट्स है, यूनिट है जो सरफेस है YZ प्लेन में, उसका एरिया डायरेक्शन कौन देगा ना सर? एक्स एक्सिस देगा. एक्स एक्सिस का क्या डायरेक्शन? यूनिट वेक्टर होता है ना, आई कैप. तो दिस एरिया वेक्टर यहां पे क्या हो जाएगा सर? 20 आई कैप यूनिट्स. है ना? अब बताइए, आपको बोला गया था ए डॉट बी का फॉर्मूला. अगर मेरे पास फॉर्मूला होगा, आप ए डॉट बी का फॉर्मूला थोड़ा यूज करेंगे. ए अगर दिया होगा x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, एंड बी दिया होगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप. तो आप ए डॉट बी क्या लिखते हैं रे भाई? ए डॉट बी होता है x1 x2, आई कैप का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जे कैप का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, के कैप का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो y1 y2 प्लस z1 z2, ये मेरा फॉर्मूला है. आप यहां पे क्या करेंगे ना? फ्लक्स इक्वल टू आपको पता क्या है? ई डॉट ए. हाँ कि ना? ई डॉट ए. तो आप क्या करेंगे? ई डॉट ए में ई का, अब देखिए यहां पे 6 है, आई कैप का कोफिशिएंट 6, आई कैप का कोफिशिएंट 20, तो 20 इंटू 6. यहां पे जे कैप का कोफिशिएंट है कि नहीं है? 0 है. यहां पे है 3, तो प्लस 3 इंटू 0. यहां पे 4, यहां पे के कैप का कोफिशिएंट है नहीं, 0, तो 4 इंटू 0. तो आंसर कितना आ जाएगा? 20 इंटू 6, 6 टू जाएगा कितना? 12, तो 120 यूनिट्स. सो द फ्लक्स इन द गिवन क्वेश्चन विल बी इक्वल टू 120. आंसर है आपका. समझ रहे? ये आपको मैं रिमाइंड भी करवा दिया, आप ये याद रखेंगे. चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन. आपको ट्राई कर सकते हैं पॉज करके. देखिए, ए सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड याद होगा आपको, थोड़ा रिमाइंड कर सकते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होगा. हाउ कैन यू रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? ना बाय इक्विस्पेस्ड पैरेलल लाइंस. ठीक है ना? ये क्वेश्चन आ जाता है. So the electric field given here is constant, which is uniform बोल के दिया है ना, 5 times 10 का पावर 5 न्यूटन पर कूलम. एंड रेडियस दिया है, सर्कुलर प्लेन शीट दिया, रेडियस दिया. रेडियस हाउ मच? 10 सेंटीमीटर. तो कन्वर्ट इट इनटू पहले मीटर. भाई ऐसा यूनिट में कर लेना सारा चीजें. अगर सारा चीजें सीजीएस में सही है या तो एसआई में कर लो. ठीक है? एक सीजीएस एक एसआई में नहीं चलेगा काम, समझ लेना. तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 का पावर -2 मीटर. सही है. तो दिया है एक सर्कुलर प्लेन शीट है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड. बात समझिए, गिवन क्वेश्चन में आपको बोला है जो सर्कुलर प्लेन शीट है, इमेजिन दिस टू बी सर्कुलर. इमेजिन, ठीक है, दिस टू बी सर्कुलर. दिस प्लेन शीट इज प्लेस्ड making an angle of 60 degree with the electric field. Making an angle of 60 degree with the electric field. वो आपको क्या बोल रहा है? ये प्लेन को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री बना के रखा गया. एरिया वेक्टर के साथ एंगल नहीं दिया. द एंगल गिवन हियर इज विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द जो प्लेन ऑफ द शीट है. बात समझ रहे ना? तो यहां पे जो एंगल दिया है, बात समझिए, यहां पे जो एंगल दिया है आपको, ये यूनिफॉर्म और जो प्लेन शीट है, वो प्लेन शीट का जो एरिया वेक्टर होगा कुछ ऐसे होगा, जो एरिया वेक्टर होगा कुछ ऐसे होगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रहा है. एंड जो आपको एंगल दिया है किसके साथ दिया है? ये प्लेन शीट के साथ दिया है. कितना दिया है मेरे को? अल्फा दिया है. अल्फा दिया है कितना? 60 डिग्री. मेरा बात समझ रहे हो भाई मेरा? हाँ कि ना? मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल ये प्लेन शीट के साथ दिया है 60 डिग्री. सो एरिया वेक्टर के साथ कितना होगा? आपको बोला गया था ना, थीटा कितना होगा? 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस 60 कितना ना? 30 डिग्री. बात समझ रहे? तो यहां पे हमें हमेशा बोला गया जो फ्लक्स में फॉर्मूला है, जो फ्लक्स फॉर्मूला है,
EA cos theta, this theta in this formula is the angle between electric field and area vector of the plane, है कि ना? But here the angle is given between the plane sheet, that is surface area, and electric field. So we have to calculate the angle between area vector and electric field. But the given angle is between electric field and plane of the surface, है कि ना? Plane of the surface. Always remember the area vector, the direction of area vector is always perpendicular to the plane of the surface. So the angle given यहाँ पे जो दिया है plane of the surface and electric field के बीच दिया है. So we have to calculate the angle between electric field and area vector, which is equals to 90 minus alpha. 90 minus 60 is equals to 30 degree. So the given angle theta what हमें चाहिए वो है मेरा 30 डिग्री, है कि ना? दिया क्वेश्चन में 60 डिग्री प्लेन के साथ, हमें चाहिए एरिया वेक्टर के साथ, तो दिस इज 30 डिग्री आ गया. अब फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई का वैल्यू दे रखा है. एरिया कैसा आएगा? सर्कुलर प्लेन शीट बोला है तो एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है ना? पाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना रे भाई? तो क्या हो जाएगा बताइए? 5 इंटू ई का वैल्यू 10 का पावर 5 पाई, पाई रख लीजिए, पाई का वैल्यू 3.14 और 22/7 जो आप यूज करना है कर लीजिएगा. आर स्क्वायर, आर कितना है? इसका स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 का पावर -2, तो ये 10 का पावर -1 मीटर, तो इंटू 10 का पावर -1 इंटू 10 का पावर -1, ठीक है ना? सही है. अब cos 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, √3/2 होता है कि ना? cos 30 कितना हो जाएगा? √3/2, ठीक है ना कुछ गलत है रे भाई? तो ये फ्लक्स कितना हो जाएगा बताइए? ये मेरा -1 दो माइनस से ये कट जाएगा, तो 10 का पावर बचेगा 3, ये 5 है, ये 2, तो ये आ जाएगा 5 पाई √3/2. यू कैन सॉल्व दिस, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है? यू कैन सॉल्व दिस. यहाँ पे कुछ नहीं, पाई के जगह पे 3.14 डालेंगे, 3.14 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 3.14 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा? 314/2, तो 157, है कि ना? तो 157 पाई √3, 1.57 पाई √3 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. इसको आप कल कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हमेशा याद रखिए एंगल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में चाहिए, थीटा. अगर आपको प्लेन शीट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पे बीच एंगल दिया होगा, आप निकालिए एरिया वेक्टर के साथ. प्लेन ऑफ द सरफेस एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है. प्लेन ऑफ द सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया होगा तो आप एरिया वेक्टर के साथ निकालिए, फिर जाके कीजिए, ठीक है ना? ये हमेशा याद रखिएगा. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप ट्राई कर सकते हैं. लास्ट लेक्चर में मैं इसी टाइप का एक चीज बनाया था, एग्जैक्टली सेम ही बनाया था, थोड़ा आपको वहां पे इलुस्ट्रेशन करके दिया गया था. तो द गिवन क्वेश्चन हियर, ए सिलेंडर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E with its axis parallel to the field. Listen, आपके पास एक सिलेंडर है. सिलेंडर में 3 सरफेस होता है, 2 साइड सरफेस होता है और एक कर्व सरफेस होता है कि ना? सो एक सिलेंडर को आप कहां पे रखे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. तो मैंने पहले क्या किया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया. मैंने यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया. यहां पे मैंने क्या किया? एक सिलेंडर को प्लेस किया. मैंने क्या किया? यहां पे एक सिलेंडर को प्लेस किया. ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका स्ट्रेंथ है E, एंड मैंने यहां पे एक सिलेंडर को प्लेस किया. एंड कैसे प्लेस किया सिलेंडर को? जहां पे कि इसका एक्सिस जो है, इसका जो एक्सिस है ना वो पैरेलल है टू द फील्ड. कुछ ऐसा है मेरा, ठीक है? सब देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर जा रहा है, हाँ कि ना? इस सरफेस में अंदर जा रहा है, इसी सरफेस में बाहर आ रहा है. आपको बोला गया था कि फ्लक्स एक होता है स्केलर क्वांटिटी. जब भी आप फ्लक्स निकालेंगे, टोटल फ्लक्स, आप क्या करेंगे ना? इंडिविजुअल फ्लक्स निकालिए हर सरफेसेस का एंड फिर ऐड कर दीजिए. यहां पे कितना सरफेस है? मैं आपको बोला था जितना सरफेस होगा उतने फ्लक्स आएंगे. जितना सरफेस होंगे वो सभी सरफेसेस का एक एक करके फ्लक्स आएगा.
फिर आप टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे ना, आप ऐड कर देंगे, ठीक है ना। कैसा एडिशन करेंगे ना सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है तो हम स्केलर एडिशन करेंगे, अगर वेक्टर क्वांटिटी होता तो हम वेक्टर एडिशन करते, है ना। अब बताइए यहाँ पे कितना सरफेस है ना सर, सिलेंडर में 3 सरफेस है, कैसे ना सर, इधर एक एंड ये कर्व सरफेस है, हाँ कि ना। अब बताइए यहाँ पे लेट मैंने इसी सरफेस को लिया A1, इसी को लिया A2 एंड इसको लिया A3। अब हर सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है ना, उसी सरफेस को परपेंडिकुलर, जो सरफेस का आप एरिया वेक्टर निकालेंगे उसी सरफेस को परपेंडिकुलर। तो ये A1 का एरिया वेक्टर कैसे होगा ना, A1 जो इसी प्लेन को परपेंडिकुलर। वैसे A2 का एरिया वेक्टर कैसे होगा ना सर, A2 को परपेंडिकुलर होगा। A3 का कैसे होगा ना सर, A3 को परपेंडिकुलर होगा, है कि ना। मतलब इसी बात समझिएगा थोड़ा सा, इसी ये सरफेस का एरिया वेक्टर जो है इसको ऐसे परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, इसी का परपेंडिकुलर आउटवर्ड है कि ना। अब देखिए बात, मैं क्या करूंगा, A1 का फ्लक्स निकालूंगा, A2 का निकालूंगा, A3 का निकालूंगा, तीनों का फ्लक्स निकालूंगा, फिर मैं टोटल फ्लक्स करूंगा ना। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा ना, स्केलर एडिशन ऑफ ऑल द फ्लक्सेस एसोसिएटेड विद द ईच एंड एवरी सरफेसेस, है कि ना। अब बताइए मैं फ्लक्स, ये मेरे को पहले निकाल देना, φ1 φ2 φ3, फिर ऐड कर देना है। अब फ्लक्स 1 कितना होगा, इसका फ्लक्स कितना होगा बताइए ना, फ्लक्स 1 कितना होगा ना, E1 A1 cos θ1। इसका क्या होगा ना, फ्लक्स 2 इक्वल्स टू E2 A2 cos θ2। इसका क्या होगा ना, फ्लक्स 3 E3 A3 cos θ3, है कि ना। अब ध्यान दीजिए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना, तो यहां पे जितना वैल्यू होगा यहां पे भी उतना ही वैल्यू होगा। तो आपको यहां पे समझ जाना चाहिए सर E1 इक्वल्स टू E2 होगा, है कि ना, क्योंकि ये पॉइंट पे जितना होगा यहां पे भी उतना होगा, E3 में भी उतना ही होगा, इक्वल्स टू E3 होगा। समझ रहे हो ना, मैग्नीट्यूड सेम है ना, बट डायरेक्शन का बात देखिए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है रे भाई ना, यहां पे एंटर कर रहा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है कि ना। तो यहाँ पे E3 जो है, E जो जिसका वैल्यू E है, मैग्नीट्यूड E है, बट E3 मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड A3 के बीच एंगल कितना है, ये एंगल कितना है ना, θ3 है मेरा 90 डिग्री, है कि ना। θ3 मेरा कितना है 90 डिग्री है, तो cos 90 क्या होता है 0, तो फ्लक्स 3 हो जाएगा 0 ना, नहीं समझे। अब यहां पे एंगल कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर जा रहा है, सर एरिया वेक्टर ऐसे बाहर है, इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है आपका लेफ्ट में एंड एरिया वेक्टर है आपका राइट में। तो अभी एंगल कितना होगा 180 डिग्री, तो यहाँ पे θ2 कितना होगा मेरा 180 डिग्री, cos 180 कितना माइनस है, तो यहाँ पे फ्लक्स 2 कितना होगा ना E, क्योंकि E2 जो वैल्यू है E ही है कि ना। एंड एरिया देखो, सिलेंडर है ना, सिलेंडर का ये एरिया जो होगा ये अदर एरिया भी वही होता है कि ना, यूनिफॉर्म सिलेंडर है, तो ये मेरा A होगा, ये अगर एरिया A होगा ये भी एरिया A ही होगा। एंड ये जो कर्व सरफेस एरिया A3 क्या होता है 2πrl होता है, ये एरिया क्या होता है πr² होता है कि ना, याद करेंगे। तो ये cos 180 क्या होगा -1 होगा, तो ये नेगेटिव आएगा। यहां पे कितना होगा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट है, एरिया वेक्टर भी लेफ्ट है, दोनों सेम डायरेक्शन है, तो अभी एंगल कितना आएगा 0 डिग्री, तो cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो फ्लक्स 1 कितना आएगा प्लस आएगा EA आएगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये तीनों को ऐड कर देंगे, वो तो 0 आ गया। अब फ्लक्स टोटल कितना आ जाएगा बताइए ना, -EA, सॉरी फ्लक्स 1 प्लस आया है, -EA प्लस 0 कट जाएगा, तो फ्लक्स टोटल कितना आ गया रे भाई मेरा ना सर 0। हमें क्या बोला था, सो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज 0, हमने उसको प्रूफ करके दिखा दिया, खत्म, हमारा आंसर खत्म। ठीक है, समझ आया भाई। हमेशा याद रखिए, जितना सरफेस होगा वो सभी सरफेसेस को एसोसिएटेड करके इंडिविजुअल फ्लक्स निकालिए, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर एडिशन कर दीजिए, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। देखिए, जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पूछेगा, मैंने आपको बोला हुआ था कि हमेशा आप याद रखिए, इफ द क्वेश्चन इज गिवन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, देन द क्वेश्चन फ्लक्स पूछ रहा है, वो आपको फ्लक्स पूछ रहा है।
द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, बात समझ रहे ना, दैट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स कितना पास कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। एंड फ्लक्स का यहां पे देखिए, फ्लक्स का आपके पास दो फॉर्मूला है, एक चार्ज को रिलेटेड है, एक एरिया को रिलेटेड है कि ना। अब यहाँ पे चार्ज दे रखा है तो चार्ज वाला लेंगे, गॉस थ्योरम वाला लेंगे, है कि ना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। बट यहाँ पे कुछ मीडियम का कुछ स्पेसिफाई किया है कि नहीं किया, तो हम किस टाइप का मीडियम लेंगे, एट मीडियम में एप्सिलॉन आर क्या होता है, 1 होता है कि ना। तो अब बताइए, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होता है हम क्या लेंगे फॉर्मूला ना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, बट दिस इज एट मीडियम के लिए 1 हो जाता है, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है कि ना। अब यहाँ पे जो चार्ज दिया है कितना दिया, 1 दिया है, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय, बात समझिए, 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या वैल्यू है, 9 इंटू 10 का पावर 9, है कि ना। तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का क्या वैल्यू होगा, 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 4 पाई, हाँ कि ना रे भाई, है कि ना। या तो आप ये भी आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी पता है 8.854 10 का पावर -12, तो आप जो वैल्यू लेना चाहते हैं लीजिए। मेरे को ये वैल्यू सही लग रहा है क्योंकि मेरे को ये 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है। यहाँ पे मैं एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डालूंगा, फिर मैं उसको 1 बाई को कैलकुलेट करूंगा, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या किया, इसको लेके सॉल्व करूंगा। तो अब बताइए, ये 1 बाई एप्सिलॉन नॉट मैंने रखा, यहाँ पे 1 को चार्ज रखूंगा, तो ये 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है रे भाई ना सर, 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू क्यू मतलब 1 कूलम ना, तो ये 1। फ्लक्स का यूनिट क्या, यूनिट के बिना चले मत जाना, यूनिट लिख के जाना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम, है कि ना। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो ये मेरा कितना, 9 4 जा 36, है कि ना। तो 36 पाई इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस इज द आंसर। ये फ्लक्स का आंसर हो गया, समझ रहे। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, 36 इंटू 3.14 करेंगे, ठीक है ना, वो आप 72 सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू 1 कूलम ऑफ चार्ज, बात समझ रहे ना। तो इतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, कहां से ना, ओरिजिनेट कर रहा है कहां से, 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज से इतना सारा फील्ड लाइंस आ रहा है, सोचिए, अगर 1 कूलम चार्ज होगा उसमें से इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता है। कभी कभी आपको क्या पूछेगा, फ्लक्स डेंसिटी पूछेगा, फ्लक्स डेंसिटी एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हम फ्लक्स डेंसिटी का क्या फॉर्मूला याद रखेंगे ना, फ्लक्स डेंसिटी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाई एरिया। क्या याद रखेंगे ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, आप ये याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो फ्लक्स डेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 17.7 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए होलो स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। तो एक होलो स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, 0.5 मीटर। तो एरिया कितना होगा मेरा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। आपको क्या पूछा है, ये फ्लक्स डेंसिटी पूछा है, ये आपको क्या पूछ रहा है, फ्लक्स डेंसिटी। तो मैंने आपको जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हिंट्स दिया था कि फ्लक्स डेंसिटी क्या है ना, फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है भाई ना, फ्लक्स डेंसिटी होता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड पर यूनिट एरिया। मतलब ये टोटल आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिए डिवाइडेड बाय एरिया कीजिए, ठीक है ना, एरिया कीजिए। सो दैट टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द पर यूनिट एरिया, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड पर यूनिट एरिया इज नोन एज फ्लक्स डेंसिटी ऑफ दैट सिस्टम, ठीक है ना। अब बताइए, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाई एरिया करेंगे, है ना। अब यहाँ पे एरिया मुझे पता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर गिवन दिया है। क्या मेरे को फ्लक्स पता है, नहीं पता, निकालेंगे कैसे ना, यहाँ पे मेरे को चार्ज दिया है, चार्ज देने से फ्लक्स निकालेंगे बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो क्या बोल रहा है, ये कितना इंक्लोज किया है चार्ज ना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर क्यों नहीं लेंगे, 1 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मीडियम का स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम इसको एड मीडियम के तौर पे कंसीडर करेंगे। तो अब यहाँ पे Q का वैल्यू कितना है भाई मेरा ना, Q इक्वल टू दिया है मेरे को 17.7 इंटू 10 का पावर -6 कूलम। अब 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है ना, 4 पाई इंटू 10 का पावर 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू
10 का पावर 9 है कि ना, और हमें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है 8.852 10 का पावर -12, तो ये हम 8.85 लेंगे। तो देखो अगर आप ये वैल्यू लेंगे ये इजीली कट हो जा रहा है, 8.85 इंटू 2 करेंगे ना 17.7 होगा। तो आप देखो अभी ये वाला वैल्यू मत लो, बात समझ रहे हैं, ये वाला लेंगे तो मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। आप ये लोगे तो यहाँ पे देखो दिस इंटू दिस 2 में कट जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे डालिए, ये वाला यहाँ पे डालिए, तो क्या हो जाएगा, दिस फ्लक्स कितना हो जाएगा बताइए ना, क्यू कितना है मेरा 17.7 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10 का पावर -12, तो ये फ्लक्स कितना जा रहा है मेरा, ये 2 में कट गया तो ये -6 है कि ना, तो ये ऊपर जाएगा 10 का पावर 6 होगा इंटू 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1, ये आ गया फ्लक्स। अब यहाँ पे फ्लक्स से एरिया है, एरिया तो पता है 4πr², यहाँ पे यूज कर लीजिए, तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी कितना होगा ना, फ्लक्स बाई 4πr² है कि ना, तो फ्लक्स कितना है मेरा 2 इंटू 10 का पावर 6 है कि ना रे भाई, तो ये 4π r कितना है 0.5 का स्क्वायर तो 0.25 है कि ना, 0.25, तो ये मेरा क्या हो जाएगा इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक है ना भाई, है ना, 0.5 इंटू 0.5। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर क्या मतलब क्या यूनिट क्या आ जाएगा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर कटेगा तो न्यूटन पर कूलम है कि ना रे भाई। सो दैट फ्लक्स डेंसिटी मतलब क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल सा बात है, फ्लक्स डेंसिटी जो है फील्ड लाइन डेंसिटी हुई है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो ये हमारा 6th क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द 6 फेसेस ऑफ ए क्लोज्ड क्यूब, ईच ऑफ द 6 फेसेस ऑफ ए क्लोज्ड क्यूब। आपके पास एक क्लोज्ड क्यूब है, तो आपको पूछा है, देखो बात समझो, आपको पूरा क्यूब का नहीं पूछा है, आपको पूछा है जो 6 फेस होता है क्यूब में, जैसे आप एक रूम कंसीडर कर लेंगे, तो इधर का वॉल, इधर का वॉल, 2 फेस, फ्रंट में बैक में 2 फेस, ऊपर नीचे, ऐसे 6 फेस है कि ना, 2 4 6, तो 6 फेस में से ईच फेस का इसका कितना फ्लक्स होगा, इतना कितना, इसका कितना, इसका मतलब ईच फेस का कितना फ्लक्स होगा बोल के पूछ रहा है। तो यहां पे कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द 6 फेसेस ऑफ ए क्लोज्ड क्यूब ऑफ साइड F इफ ए चार्ज Q इज प्लेस्ड, यहां पे 3 क्वेश्चन है। इफ द चार्ज Q इज प्लेस्ड, Q कहां पे रखा गया, एट इट्स सेंटर, क्यूब का सेंटर पे रखा गया, तो मैंने क्या किया, यहां पे क्यूब ड्रॉ किया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, मैंने यहां पे एक क्यूब ड्रॉ किया। अब मेरे को क्या करना है, ये क्यूब का सेंटर पे चार्ज को रख लेना है, क्यूब का सेंटर पे चार्ज को रख लेना है, क्यूब का सेंटर पे चार्ज को रख लेना है, ठीक है। अब सोचिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, ये सारे फेसेस को पास करेंगे ना नहीं समझ रहे हो, एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा कि नहीं रे, ये चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे होंगे। अब ये क्लोज्ड क्यूब है, मैं आपको बोला था गॉस थ्योरम थोड़ा याद कीजिए, अगर आप एक चार्ज को रखेंगे, उसको एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर रख लेंगे, तो गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे कि नहीं। तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्यूब, बताइए ना, द टोटल फ्लक्स, बात समझिएगा मेरा, बात समझिएगा, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्यूब, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ द क्यूब कितना है, विथ द क्यूब मतलब टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ होल द सरफेस, ऑल सरफेसेस, जो 6 फेस है सारा का सारा के लिए, पूरा क्यूब के लिए, ठीक है ना, कितना होगा रे भाई ना, गॉस थ्योरम के हिसाब से Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r होगा, क्योंकि मीडियम हमें स्पेसिफाई नहीं किया, हम एक मीडियम को लेके करते हैं। मेरा ये बोलने का मतलब है कि द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्यूब विल बी
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों होगा? क्योंकि जो चार्ज है वो सेंटर पे है एंड क्यूब क्लोज्ड है, तो जो क्यूब होगा वो एक गॉसियन सरफेस की तरह काम करेगा। तो द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसी गॉसियन सरफेस को पास कर रहा होगा। तो अभी कितना फ्लक्स होगा? थ्रू द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, जो क्यूब है उसको पास करके कितना होगा ना, गॉस थ्योरम के हिसाब से टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। इतना समझे कि नहीं बताइए। अब क्यूब है ना, क्यूब होने से सारा स्पेस जो होगा सबका इक्वल एरिया होगा कि नहीं? सबका इक्वल एरिया होगा कि नहीं? तो सबका फ्लक्स क्या होगा? इक्वल ही होगा। कैसे? आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? ना देखो, सोचो थोड़ा। मैं ऐसे अगर पाइल अप कर दूं बहुत सारा नोटबुक, ठीक है, क्यूब बना दूं, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, ये एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। जो फील्ड लाइन निकल रहे होंगे इसमें ऐसे परपेंडिकुलर होकर निकल रहे होंगे कंडक्टर को, है कि ना? तो ये फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर दोनों 0 डिग्री एंगल है, तो कितना होगा? EA होगा। इसका EA, इसका EA, ऐसे कितना? 6 है ना, तो 6 EA होगा कि नहीं? तो सबका इक्वल होगा कि नहीं? क्योंकि सेंटर पे रखा गया एंड ये सिमेट्री है। सिमेट्री, बात समझ? सिमेट्री मतलब इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल पास थ्रू ईच सरफेस ऑफ द क्यूब, क्योंकि सेंटर पे है कि ना? अगर इसको मैंने वर्टेक्स पे यहां पे लेके रख लेता, नहीं होता। बात समझ रहे हो? मैं अलग अलग जगह पे रखता तो अलग अलग होता। मेरा बात समझ रहे हैं आप लोग, है कि ना? तो ये मेरे को याद रखना है। तो अभी बात समझिए, मेरे को यहां पे बोला गया है कि फ्लक्स कितना होगा निकालिए, मैं निकालूंगा ईच सरफेस को। समझ लो, ईच सरफेस को कितना पास करके जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे ना, सर यहाँ पे 6 सरफेस है तो ईच सरफेस को कितना होगा ना, फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस। तो फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3, फ्लक्स 4, फ्लक्स 5 इक्वल्स टू फ्लक्स 6 होगा ड्यू टू सिमेट्री। एंड कितना होगा सर? अगर टोटल इतना होगा, सबको मिला के क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, है कि ना? सबको मिला के ये फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 फ्लक्स 4 प्लस फ्लक्स 5 फ्लक्स 6 इक्वल टू टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये सब इक्वल है तो क्या हो जाएगा रे ना, ये सब इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ना नहीं समझे? हाँ कि ना बोलिए, बात क्लियर ना? सेकंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? सो देखिए, अभी सेकंड वाला आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना? देखिए, आपको पूछा होगा सेकंड वाले में क्या किया है ना, आप ये चार्ज को यहां पे रखे हो, जो आप एक सरफेस का सेंटर पे रखे हो। आप इसको खुद ट्राई कर सकते हो। आप यहां पे रखे हो एक सरफेस का सेंटर पे, मतलब अगर इसको क्यूब लेते हैं, देखो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। इमेजिन करो भाई, मेरे पास क्यूब है नहीं तो मैं आपको अच्छे से बताता, ठीक है ना? मेरे पास ऐसा है नहीं क्यूब वगैरह कुछ, ठीक है? तो देखिए, तो ये मेरा एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस, ये एक सरफेस, ये एक सरफेस, ये एक सरफेस। मैं ये सेंटर ऑफ द सरफेस में रखूंगा, एक फेस का सेंटर पे रखूंगा। तो इन दैट केस आपका क्या होगा वो आप निकाल सकते हैं, खुद से निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले देखिए, अगर मैं यहां पे रखूंगा, मुझे और एक देखो, मैं पहले क्या कोशिश करूंगा कि बात समझिए, मैं पहले टोटल फ्लक्स निकालूंगा थ्रू ये एक क्यूब। बात समझिए, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ दिस क्यूब। अब पहला का क्वेश्चन जो था उसमें क्या किया था, हम सेंटर पे रखे थे, तो क्यूब भी क्या बन जाता था, एक गॉसियन सरफेस बन जाता था। अब यहां पे क्या है ना, एक फेस में है, तो ये इसको आप क्या करेंगे, पहले एक गॉसियन सरफेस बनाइए। ऐसा एक सरफेस लीजिए जो कि ये चार्ज को एनक्लोज करके अंदर रखेगा। बात समझ रहे हो ना? बात समझे मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब आप सोचिए, मैं अगर ऐसा करूं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, मैं अगर लेट ये एक क्यूब है, यहां पे चार्ज है, हाँ कि ना, यहां पे चार्ज है। मैं अगर इसी टाइप का और एक क्यूब लूंगा एंड इसको ज्वाइन कर दूंगा, तो ये क्यूब है, ये क्यूब है, चार्ज यहां पे सेंटर पे रह गया ना, चार्ज यहां पे सेंटर पे रह गया। तो अभी देखो, ये दो क्यूब मिलके क्या हो गया, ये गॉसियन सरफेस बना दिया। दो क्यूब मिलके गॉसियन सरफेस बन गया। अब ईच क्यूब को अगर ईच क्यूब का फ्लक्स पूछेगा तो आप क्या करेंगे, जो टोटल फ्लक्स होगा, ये चार्ज जो यहां पे होगा, इसको एंड इसको, ये दोनों मिलके गॉसियन सरफेस है ना, ये दोनों मिलके वो चार्ज को अंदर रखा है। क्या ये सरफेस, बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, बात समझिएगा,
क्या ये सरफेस में यहां पे चार्ज रखा, ये यहां पे चार्ज रखा, क्या ये सरफेस के अंदर ये चार्ज है? नहीं है, ये सरफेस के बाहर है। ये चार्ज को हमें क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस के अंदर रखना है। अंदर अगर रखेंगे तो हम टोटल फ्लक्स लेंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर कैसे रखेंगे ना, ये क्यूब है इसी टाइप का, और एक क्यूब को इधर से ज्वाइन कर दीजिए। बात समझ रहे हैं ना? तो बात ये है, तो मैंने क्या किया, यहां पे और एक क्यूब को लाके ज्वाइन कर दिया। तो जो ये जो चार्ज देगा फ्लक्स, अभी इसको एंड इधर का क्यूब दोनों को मिला के देगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्यूब में कितना होगा, उसका आधा। आधा मतलब कितना ना, द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब ड्यू टू दिस चार्ज क्यूब, कितना होगा, द फ्लक्स passing through the flux associated with one cube when the charge is placed at the center of one phase, ये कितना होगा ना, Q by 2 एप्सिलॉन नॉट। ना नहीं समझे रे, ये वाला बात समझे कि नहीं बताइए, ये अच्छे से समझिए बात, ठीक है? देखो मैं क्या बोला, मुझे कैसे भी करके गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए मुझे कैसे भी करके जो चार्ज दिया होगा उसी चार्ज को गॉसियन सरफेस के अंदर रखना है, समझ रहे? तो मेरे पास यहां पे जो अभी दिया है सेकेंड बी वाले में, बोला है कि आप चार्ज को एक फेस, ट्यूब का एक फेस का सेंटर पे रख रहे हो, एक फेस, तो 6 फेस है, उसमें से एक फेस का सेंटर पे रख रहे हो। अब अगर उसी सेंटर पे रखते हो आप, क्या वो चार्ज क्लोज गॉसियन सरफेस के अंदर है? नहीं है। तो यू हैव टू पुट और एक सरफेस को आप ज्वाइन कर दो। इधर चार्ज था, ये तो क्यूब है, इधर चार्ज था, ये फेस में चार्ज था, और एक क्यूब को लाके ज्वाइन कर दीजिए। तो ये क्यूब हो गया, ये क्यूब हो गया, ये दोनों क्यूब मिला के इसका फ्लक्स को मिल के बांट रहे, समझ रहे हो? अब ये जो चार्ज होगा, इसको कितना फ्लक्स दे रहा है ना, दोनों का मिला के Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ईच का कितना होगा, ये क्यूब का होगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्यूब का होगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपको क्या करना है, हर फेस का निकालना है। हर फेस का कैसे निकालेंगे वो आप सोच के बताइएगा एंड कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना? हर फेस का कितना होगा, एंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे आंसर दे दूंगा, ठीक है ना? आप पहले कमेंट करके बताइए, ठीक है? देन क्वेश्चन नंबर 3 सी, देखिए यहां पे क्या बोला है आपको, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? ये और भी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पे भी आप क्या कीजिए, पहले क्यूब का निकालिए, द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्यूब निकालिए, फिर ईच फेस निकालेंगे, ठीक है ना? तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है ना, एट वन ऑफ इट्स वर्टिसेस, अगर हम चार्ज को वन ऑफ इट्स वर्टिसेस में रख ले तो क्या होगा, बात समझिएगा। लेट अभी मैंने क्यूब बनाया, ठीक है? मैंने एक क्यूब बनाया, ठीक है? देखिए अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। मैंने चार्ज कहां पे रखा, एट वन ऑफ इट्स वर्टिसेस, क्यूब को रखा, ठीक है? यार मेरे पास एक क्यूब होता तो अच्छा होता यार, जब नहीं है क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो देख लो, इमेजिन करके ही पढ़ेंगे आज, ठीक है? देखिए इसको आप क्यूब बनाने के लिए यू नीड दिस साइड का, ठीक है, पाइल अप करना पड़ेगा, तो यू कैन इमेजिन दिस, ठीक है? अब देखिए बात यह है, मैं जब चार्ज को यहां पे रखूंगा, फील्ड लाइंस कैसे जा रहे होंगे, सोचिए। कुछ फील्ड लाइंस, मैंने चार्ज को यहां पे रखा, ठीक है? मैंने चार्ज को यहां पे रखा, ठीक है? यहां पे रखा, यहां पे वर्टेक्स में, ठीक है? ये कुछ फील्ड लाइंस तो ऐसे जा रहे होंगे, कुछ फील्ड लाइंस तो ऐसे भी जा रहे होंगे, है कि ना? कुछ फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे होंगे, मतलब मेरा बोलने का मतलब है ये सर, जब आप ये वर्टेक्स में रखेंगे, फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रहे होंगे, ये सरफेस को पैरेलल होके जा रहा होगा, ये सरफेस को पैरेलल होके जा रहा होगा, ये सरफेस को पैरेलल होके जा रहा होगा। एंड अगर एक सरफेस को पैरेलल होके फ्लक्स फील्ड जाएगा, देन वो फ्लक्स नहीं देगा, है कि ना? समझो थोड़ा फिर से। पहले हम क्या करेंगे, द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ द क्यूब निकालेंगे, द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ द क्यूब, ठीक है? वो निकालेंगे, द टोटल फ्लक्स
एसोसिएटेड विथ द क्यूब निकालेंगे, कितना होगा देखते हैं। क्या ये जो चार्ज है अभी एक वॉर्टेक्स में, क्या ये गॉसियन सरफेस के अंदर है? नहीं है। तो वी हैव टू पुट इट इनसाइड ए गॉसियन सरफेस। कैसे? बात आता है कैसे ना। देखो, ये एक सरफेस है, ये क्यूब है, मैंने इस साइड और एक क्यूब ज्वाइन कर दिया। सोचो, यहां पे और एक क्यूब ज्वाइन कर दिया, यहां पे और एक क्यूब ज्वाइन कर दिया, इसके ऊपर और एक क्यूब ज्वाइन किया। ऐसे मुझे 8 क्यूब चाहिए, सो दैट ये बात समझिए, मैं अगर ऐसे इसके ऊपर एक क्यूब रखूंगा, इसके बगल में एक, इसके बगल में नीचे एक, फिर वो दोनों के ऊपर, बात समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसे मुझे 8 क्यूब चाहिए, सो दैट ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है रहेगा जाके कहां पे रहेगा ना, मेरे पास मेरा गॉसियन सरफेस के अंदर रहेगा। नहीं समझ आ रहा है? देखो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपको ये चार्ज को गॉसियन सरफेस के अंदर रखना है, ये क्यूब है, क्यूब का वॉर्टेक्स में यहां पे चार्ज है, तो इसके बगल में एक रखेंगे, तो फिर से ये चार्ज रहा कि अंदर नहीं रहा, अभी भी एक वॉर्टेक्स में, तो इसके साइड एक रखेंगे, इसके ऊपर और एक रखेंगे, फिर भी अभी यहां पे इधर से चला जा रहा होगा चार्ज, फील्ड लाइंस है कि ना। फिर यहां पे एक रखेंगे, यहां पे एक रखेंगे, इसके ऊपर एक रखेंगे, यहां पे एक रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। आपको और 7 ऐसे क्यूब चाहिए, सो दैट ये चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर रहेगा। ना नहीं समझ रहे? बात समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। यू नीड टोटल 8 क्यूब्स सो दैट ये चार्ज सेंटर ऑफ द गॉसियन सरफेस में रहेंगे। तो अभी 8 क्यूब का जो फ्लक्स होगा ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, हाँ कि ना। आप थोड़ा सा इमेजिन करो रे बस, ठीक है। मैं ऐसे बोल रहा हूं रे, ऐसे बोल रहा हूं। देखो ये क्यूब के ऊपर ये और एक क्यूब रहा, फिर भी ये चार्ज अभी दिख रहा है ना, हाँ कि ना। अभी देखिए वैसे फिर से क्या होगा, एक मिनट, फिर इसके देखिए, इसके ऊपर और एक चार्ज, इसके ऊपर आप और एक रखें, इसके नीचे रखेंगे एक साइड में, फिर भी तो अभी ये चार्ज दिख ही रहा है ना, ये चार्ज अभी दिख ही रहा है। ऐसे फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर और एक रखेंगे, तो इधर 2 4 हुआ, फिर भी अभी दिख रहा है। फिर इधर 2 रखेंगे बगल में, 6 हुआ, इधर 2 नीचे 2 रखेंगे, इधर 2 रखेंगे, तभी जाके ये चार्ज बंद होगा, अंदर रहेगा। तो ऐसे आपको ये देखो, ये था पहले से, इसके ऊपर एक रखे, इधर 2 इधर 2 इधर 2, कितना और चाहिए, 7 चाहिए, 7 क्यूब। तो जो टोटल 8 क्यूब का मिला के जो फ्लक्स है कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। टोटल 8 क्यूब का फ्लक्स है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो ईच क्यूब का कितना होगा, 8 जन है, 8 जन को मिल रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एक को कितना मिलेगा, 1/8 है कि ना। तो द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ वन क्यूब कितना, विथ दिस क्यूब, ठीक है, कितना होगा, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट 1/8, हाँ जी ना। क्यों, आप क्यों ना, क्योंकि आई नीड 7 मोर क्यूब्स सो दैट ये जो चार्ज है सेंटर ऑफ द गॉसियन सरफेस में रहेगा। मुझे ऐसे और भी 7 चाहिए, तो टोटल 8 क्यूब चाहिए सो दैट इसको मैं गॉसियन सरफेस के अंदर रख पाऊं। तो ईच क्यूब का कितना होगा, 1/8 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है कि ना। अब मुझे पूछा ईच सरफेस का, ईच सरफेस को एसोसिएट कितना होगा, ये तो क्यूब का आया, ईच सरफेस का। अब मेरे को देखो, मैं बोल रहा हूं यहां से फील्ड लाइन ऐसे पैरेलल होगा, फिर इस फेस को ऐसे पैरेलल होगा, इस फेस को ऐसे, 3 फेस को पैरेलल होके जा रहा होगा, जो फील्ड लाइन से ऐसे 3 फेस को पैरेलल होके जा रहा होगा। देखिए बात समझिए, मैं अगर चार्ज को ऐसे वॉर्टेक्स में रख लूंगा, बात समझिएगा, ठीक है, ऐसे मैं वॉर्टेक्स में रख लूंगा, ठीक है, ऐसे वॉर्टेक्स में रख लूंगा, यहां पे रख लूंगा। टोटल 6 सरफेस है ना, टोटल 6 सरफेस है मेरे पास, है कि ना। देखिए ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, इसका अपोजिट ये 4, इसका अपोजिट ये 5, इसका अपोजिट ये 6। मेरा चार्ज है यहां पे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मेरा चार्ज है यहां पे चार्ज। तो यहां से जो फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे, इस सरफेस को पैरेलल हो रहा है,
पैरेलल होने से फ्लक्स देगा कि नहीं देगा? तो इस सरफेस को फ्लक्स नहीं देगा। ये सरफेस को भी पैरेलल है फील्ड लाइंस, तो देगा कि फ्लक्स नहीं देगा। ये सरफेस को भी पैरेलल है, देगा कि फ्लक्स नहीं देगा। अरे पैरेलल होने से क्या हो जाएगा? सरफेस को पैरेलल मतलब एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल है? 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर ऐसा है, 90 डिग्री होगा। तो बात समझिए, जब आप एक वॉर्टेक्स में चार्ज रखते हैं, एक वॉर्टेक्स में चार्ज रखेंगे, इसका तीन सरफेस फ्लक्स के लिए एसोसिएटेड नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सरफेस को पैरेलल हो जा रहा होगा, एरिया वेक्टर को परपेंडिकुलर हो जा रहा होगा। तो और कितना सरफेस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये जो Q/1/8 Q/ε0 है, ठीक है, Q/8 ε0 है, ये सिर्फ तीन सरफेस को ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकी तीन सरफेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, पैरेलल होके जा रहा होगा। तो टोटल ईच सरफेस के लिए कितना होगा? बात समझिए, टोटल ये जो आया मेरा Q/8 ε0 जो आया, ये तीन सरफेस को ही एसोसिएटेड होगा, हाँ कि ना, तीन सरफेस को एसोसिएटेड होगा। तो कितना होगा? ये जो है पूरा क्यूब का है, क्यूब में कितना? तीन सरफेस है। बात समझिए, मैं अगर बात करूं सरफेस का 1 2 3 4, ये नीचे 5 एंड ये इधर का जो होगा 6 होगा। तो 2 3 एंड 6 में 0 होगा, जो फ्लक्स 2 फ्लक्स 3 फ्लक्स 6 इक्वल टू 0 होगा। बिकॉज क्यों? द फील्ड लाइन्स आर पैरेलल टू द surfaces 2 3 and 6, that is perpendicular to area vector। तो cos 90 कितना? 0, ठीक है। बट और जो बचेगा कौन? 3 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 4 उधर का। तो 1 4 5 में एसोसिएटेड होगा। तो ये जो मेरा फ्लक्स 1 होगा इक्वल टू फ्लक्स 5 होगा, इक्वल टू फ्लक्स 4 होगा, इक्वल टू कितना होगा ना? देखिए टोटल ये तीनों को मिला के दिस मच, हाँ कि ना, इक्वल होगा। एंड बट ये फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 5 प्लस प्लस फ्लक्स 4, है कि ना, फ्लक्स 4 इक्वल टू फ्लक्स टोटल एसोसिएटेड विद द क्यूब Q/8 ε0। तीनों इक्वल है, तीनों को मिला के दिस मच, तो ईच का कितना होगा? 1/3 Q/8 ε0, तो Q/24 ε0। तो आंसर ये, ठीक है। बात समझ रहे? इसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। आप पहले ईच क्यूब का निकालिए, फिर ईच फेस का निकालिए, तो आपको आसान होगा। आप ऐसे धुंधला की मत करिए हर चीजें, ठीक है ना, पूरा समझिए अच्छे से। क्यों 0 हुआ वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, हाँ कि ना, आप अच्छे से याद रखेंगे इसको, ठीक। गिवन दे रखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द गिवन फिगर इज, मतलब एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, वाई में 0 है, जेड में 0 है। एंड जो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखिए दिया है अल्फा इंटू एक्स का पावर हाफ। तो बात समझिएगा अच्छे से, जो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है मेरे को, वो कुछ ऐसे जा रहा है EX एंड EY EZ 0 है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 होगा, क्या मेरा फ्लक्स एसोसिएटेड होगा? सोचिए बात। इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल, देन फ्लक्स कैसे आएगा? फ्लक्स क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया। अभी फील्ड लाइंस पास कर रहा होगा, फील्ड लाइंस क्यों होगा? क्योंकि फील्ड होगा, है कि ना। अगर फील्ड ही नहीं होगा तो फील्ड लाइंस कहां से पास करेगा? तो वहां पे मेरे पास जो फ्लक्स होगा, जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, जो सरफेस, बात समझिए, जो सरफेस वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर होके होगा, जेड एक्सिस को परपेंडिकुलर करके होगा, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं कर रहा है, मतलब उसके लिए फ्लक्स भी नहीं होगा। मेरे पास टोटल कितना सरफेस है? 6 सरफेस है। तो ऐसे मेरा 1 सरफेस, इसका अपोजिट 2, ये मेरा 3, इसके नीचे वाला 4, है कि ना, नीचे वाला 4, इसका जो इधर फ्रंट वाला होगा 5, पीछे वाला 6, है कि ना, पीछे वाला 6। ऐसे 6 सरफेसेस है, इमेजिन कर लो 6 सरफेसेस है। अब 6 सरफेस में से देखिए 1 एंड 2 जो है, 1 सरफेस एंड 2 सरफेस को जो इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर होगा, कैसे होगा सोचिए। 1 एंड 2 को, 1 एंड 2 को, 2 का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, हाँ कि ना, अलोंग प्लस साई कैप के तरफ होगा, हाँ कि ना, ए कैप। एंड जो 1 का एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर होगा, हाँ कि ना, A1
हाँ कि ना, माइनस आई कैप की तरफ होगा, नेगेटिव, हाँ कि ना, माइनस आई कैप की तरफ होगा, यू कैन से दैट, है कि ना। ये A1 कैप उधर होगा, A2 कैप, वैसे A3 कैप ऐसे होगा, है कि ना, देखो y को परपेंडिकुलर है। तो अब बताइए कौन सा सरफेस को फ्लक्स होगा नहीं ना, 3, 4, 5, 6 को फ्लक्स नहीं होगा। द फ्लक्स एसोसिएटेड किसको ना, विथ द सरफेसेस, with 3, 4, 5 and 6 surface, associated with the 3, 4, 5 and 6 surfaces is equal to 0. So flux 3 equal to 0, flux 4 equal to 0, flux 5 equal to 0, flux 6 equal to 0. क्यों? Because there is no field passing through the surfaces. There is no field because, क्यों होगा रे भाई ये? Because there is no field passing through these surfaces, है कि ना, through these surfaces। अगर फील्ड ही नहीं है तो कहां से फील्ड लाइन आएगा, ठीक है ना। अब बचा कौन सा मेरा सरफेस ना, 1 and 2। 1 and 2 को फील्ड जा रहा है कि ना। फील्ड तो मैंने क्या किया, ये सरफेस को हटा दिया, 4 को हटा दिया मैंने, उसमें तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, मुझे पता चल गया। 4, 5, 6 ये सबको हटा दिया मैंने, तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ ना एक सरफेस बचा 1 और एक सरफेस बचा 2, है कि ना। तो 1 का फ्लक्स मैं निकाल दूंगा, 2 का फ्लक्स निकाल दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, है कि ना रे भाई। 1 का निकाल दूंगा, 2 का निकाल दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। फील्ड जो है ऐसे जा रहा है ना, तो यहां पे देखो फील्ड कुछ ऐसे अंदर की तरफ जा रहा होगा, हाँ कि ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ E2 होगा, हाँ कि ना। अब बताइए इसका एरिया जो होगा, इसका भी एरिया होगा। A1 क्या होगा, A² होगा, इक्वल टू A2 होगा, जो वैल्यू होगा क्यूब का एरिया, एक सरफेस का एरिया क्या होता है, A² होता है। अब बताइए फ्लक्स 1 कितना होगा ना, फ्लक्स 1 इक्वल्स टू E1 A1 cos थीटा 1। cos थीटा 1 कितना, 180 ना, है कि ना, 180। तो cos थीटा 1 180, तो फ्लक्स 1 कितना होगा, माइनस E1 इंटू A, क्योंकि A1 इक्वल्स टू ये A² ले लेते हैं, ठीक है ना, ये हो जाएगा A², है कि ना। अब फ्लक्स 2 कितना होगा, E2 A2 cos थीटा 2। cos थीटा 2 कितना, 0 डिग्री, तो ये फ्लक्स 2 कितना होगा ना, प्लस 0 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे थीटा कितना है 180 डिग्री, थीटा 1, यहाँ पे थीटा 2 कितना है ना 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E2 इंटू A², है कि ना। तो टोटल E1 E2 निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जो EX है उसका वैल्यू डिपेंड करता है एक्स एक्सिस के ऊपर, वैल्यू ऑफ एक्स के ऊपर। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, नॉन यूनिफॉर्म। मतलब एक्स का देखो, ये EX इक्वल टू अल्फा एक्स का पावर हाफ दिया है ना, EX का वैल्यू क्या दिया है बताइए, EX इक्वल टू क्या दिया है, अल्फा एक्स का पावर हाफ दिया। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, अल्फा कांस्टेंट है ना, एक्स थोड़ी कांस्टेंट है। एक्स एक्सिस में आप जैसे जैसे जाएंगे एक्स एक्सिस का वैल्यू बढ़ेगा, हाँ कि ना। अब बताइए सरफेस 1 कितना डिस्टेंस में है ना, A डिस्टेंस में है, सरफेस 2 कितना डिस्टेंस में है ना, नहीं समझ रहे हो। अब सरफेस 1 का जो फील्ड लिया आप E1 लिए, E1 कितना होगा बताइए, अल्फा एक्स का वैल्यू कितना लेंगे, यहां से लेके एक्स कितना है, A है कि ना। तो यहाँ पे आपको जब E1 निकालेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे A का पावर हाफ डालेंगे, बट जब आप E2 निकालेंगे एक्स का वैल्यू कितना हो जा रहा है, यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, है नहीं समझे। तो यहाँ पे E1 का वैल्यू कितना आएगा बताइए ना, अल्फा A का पावर हाफ, E2 का वैल्यू कितना आएगा, अल्फा 2A का पावर हाफ, हाँ किनारे भाई समझ रहे हो कुछ। अब यहाँ पे डालिए ये U1 E2 के जगह पे वैल्यू डालिए, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा ना, फाइव टोटल एसोसिएटेड विद द क्यूब, कितना हो जाएगा, ये आपको पूछा था ना, फ्लक्स थ्रू द क्यूब बोल के पूछा था, है कि ना। तो निकालिए कितना होगा बताइए, फ्लक्स टोटल कितना होगा ना, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2, क्योंकि बाकी सब 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 0 ही होगा, तो उसको छोड़ दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, फ्लक्स 1 नेगेटिव है, फ्लक्स 2 पॉजिटिव है, तो E2 A² माइनस E1 A²। E2 का वैल्यू डालिए, E1 का वैल्यू डालिए, तो कितना हो जाएगा ना, E2 क्या है, अल्फा 2A का पावर हाफ माइनस
सॉरी इंटू ए स्क्वायर माइनस अल्फा ए का पावर हाफ इंटू ए स्क्वायर। ये 2 + 1/2 कितना आ जाएगा 5/2 है कि ना 5/2। तो ये मेरा कितना आ जाएगा ये भी 5/2 तो कॉमन ले लीजिए। ये कितना आ जाएगा बताइए अल्फा आ जाएगा कॉमन, ए का पावर 5/2 कॉमन आ जाएगा, रहेगा कितना √2 - 1 है कि ना। तो ये अल्फा का वैल्यू डाल लेंगे, अल्फा का वैल्यू 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर डाल लेंगे। ए का वैल्यू दिया है 0.1 मीटर है कि ना, ए का वैल्यू दिया है, अल्फा का वैल्यू दिया है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यूनिट लिखना ना भूलिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो ये 800 ये आप सॉल्व करेंगे 800 इंटू 0.1 का पावर 5/2 √2 - 1। ठीक है, तो सॉल्व कर दीजिएगा, समझे रे भाई। अब क्या पूछा है, द चार्ज विथ इन द क्यूब, चार्ज विथ इन द क्यूब पूछा है। चार्ज क्यूब में कितना होगा भाई। फ्लक्स इक्वल टू क्या पढ़े हमने, फ्लक्स अगर पता होगा, फ्लक्स का 2 फॉर्मूला है, फ्लक्स इक्वल टू तो एक है E cos थीटा और एक क्या है ना Q/ε0। तो अभी हम निकाल दिए E cos थीटा डाल के फ्लक्स टोटल निकाल दिए। अब क्या करेंगे, चार्ज निकालेंगे। चार्ज कैसे निकालेंगे, द फ्लक्स एसोसिएटेड इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय ε0 है कि ना, वही डालते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए ना, फ्लक्स इक्वल्स टू सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मैं थोड़ा सा कहीं पे क्लियर करूं ना, यहाँ पे कर लेता हूं। तो फ्लक्स टोटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ना Q/ε0। तो Q कितना हो जाएगा ना फ्लक्स टोटल इंटू ε0 है कि ना। फ्लक्स टोटल मतलब ये आ चुका है, इसमें इंटू ε0 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ε0 का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे मैं बोला था आपको, तो आप इसको सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी देखिए हमेशा इस टाइप का अगर देखिए x अगर दिया होगा कि y दिया होगा, वो वेरिएबल है, तो वहां पे आप देखेंगे कि ये सरफेस देखो, ये सरफेस जो है कितना डिस्टेंस में है, a डिस्टेंस में है। इसीलिए मैं जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, यहाँ पे x के जगह पे a डाला, तो ये सरफेस जो है a 2a डिस्टेंस पे है। इसीलिए जब मैं इसका फील्ड निकाला 2a डाला यहाँ पे, बात समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखने होंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया यार। ठीक है, देखिए, और ये सीबीएसई में आया था, ठीक है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा बड़ा करके लिख दिया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। An electric field is uniform and the positive end is in the positive x direction for positive x and is in the positive x direction for positive x and uniform with the same magnitude in the negative x direction for negative x। तो आपको दे रखा है E equals to +200 I cap न्यूटन पर कूलम फॉर x ग्रेटर देन 0। मतलब ओरिजिन से अगर आप राइट साइड लेंगे आप ये वैल्यू लेंगे, ओरिजिन से लेफ्ट साइड लेंगे ये वैल्यू लेंगे, हाँ कि ना। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज इट सेंटर एट द ओरिजिन। तो मैं क्या किया, यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है, वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ये मैंने ओरिजिन लिया, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया लेफ्ट, ठीक है, इसको ओरिजिन लिया। तो क्या दिया है, a right circular cylinder of length 20 cm and radius 5 cm has its center at the origin and its axis along the x axis। मतलब कैसे होगा रे भाई ना, ये कुछ ऐसे होगा, हाँ कि ना रे भाई, कुछ समझ रहे हो, हाँ कि ना रे, ये कुछ ऐसा है। तो ये ओरिजिन है, ये जो रेडियस दिया है कितना दिया है, ये रेडियस दिया है मेरे को 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके ये 20 सेंटीमीटर है पूरा। तो बताइए यहां से लेके यहां तक 10 होगा, यहां से लेके यहां तक 10 होगा, हाँ कि ना। तो देखिए ये देखिए ओरिजिन से अगर x ग्रेटर देन 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव लेंगे, तो ऐसा लेंगे, हाँ कि ना, 200 I कैप। x लेस देन 0 लेंगे तो आप ऐसे इस डायरेक्शन में लेंगे, माइनस आई कैप है कि ना, माइनस आई कैप। तो ये ई ऐसे लेंगे, हाँ कि ना, कितना लेंगे ना, सेम 200 आई कैप, हाँ कि ना। कुछ समझ आ रहा है, हाँ कि ना। ये 200 दिया है, ये भी 200 ही दिया वैल्यू, ठीक है, मैं वैल्यू लिख दिया।
तो ये सरफेस के लिए जो मेरा लेट ये 1 सरफेस है, ये 2 सरफेस है, ये 3 सरफेस है। तो 1 के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है 200, 2 के लिए कितना है 200, 3 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, 3 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद थर्ड सरफेस 0। हाँ कि ना, बात समझिए। अब बात यह है पूछा क्या है, रेडियस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मीटर 0.05 मीटर, तो एरिया कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, है कि ना, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। एंड लेंथ कितना दिया है मेरे को 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 मीटर। ठीक है, अब बताइए, बोला है एट द ओरिजिन एंड इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस सो दैट वन फेस इज एट x इक्वल्स टू +10 एंड द अदर इज एट x इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर है। देखो यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर, ये माइनस है ये प्लस है। हाँ किनारे एक फेस राइट साइड है और एक फेस ओरिजिन का लेफ्ट साइड है। पूछा क्या है, what is the net outward flux through each of the flat face, each of the not each of the flat face, मतलब 1 का कितना फ्लक्स होगा 2 का कितना फ्लक्स होगा वो बताइए। तो 1 का एरिया वेक्टर कैसे होगा, हाँ कि ना, 2 का एरिया वेक्टर, हाँ कि ना, एंगल कितना होगा उधर 0 इधर 0, तो फ्लक्स 1 कितना होगा ना ई ए, हाँ या ना, ई कितना ई हाँ कि ना प्लस ही होगा, बात समझ रहे ना, प्लस ही होगा, इधर उधर का कुछ मत कीजिएगा, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना रे भाई, प्लस ही आएगा, कुछ इधर उधर दो, मेरे को चाहिए एंगल किसके बीच, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, है कि ना। अब बताइए प्लस आया, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री, इधर 0 उधर 0 इधर 90 डिग्री, है कि ना, इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो फ्लक्स 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बट हमें फ्लक्स 3 नहीं पूछा, हमें फ्लैट फेस पूछा है। फ्लैट फेस ये होता है, ये फ्लैट फेस है, ये फ्लैट फेस है, ये कर्व फेस है, ठीक है। तो अब बताइए ई कितना है 200, ए कितना है पाई आर स्क्वायर, है कि ना, पाई आर स्क्वायर, तो 200 इंटू 3.14, है कि ना, 3.14, आर कितना है 0.05 का स्क्वायर, 0.5 इंटू 5 इंटू 10 का पावर -4, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। वैसे फ्लक्स 2 क्या आ जाएगा, फ्लक्स 2, ये फ्लक्स 2 क्या आ जाएगा सेम, ई ये है कि ना सेम आएगा, ये जो आएगा ये भी वही आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 0 डिग्री एंगल है, सेम ये जो आएगा ये वही आएगा, क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, साइड ऑफ द सिलेंडर, ये साइड ऑफ कर्व 0 डिग्री, है ना। फ्लक्स 3 कितना आएगा, ये सेकंड का आंसर क्या आएगा, सेकंड का आंसर आएगा 0 डिग्री, है कि ना, फ्लक्स 3 0 आएगा, 0 डिग्री बोल रहा हूं, सॉरी, यहाँ 0 आएगा ना, ये समझे रे। फ्लैट फेस का φ1 ये 1 का जितना आएगा 2 का उतना आएगा, समझ गए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर यहाँ पे ऐसा है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, और यू कैन अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको परपेंडिकुलर होकर पास ही नहीं कर रहा है। There is no electric field passing through the side surface area perpendicular to the side surface area, so electric flux associated with 3 is equal to 0, हाँ ना, समझ लो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, what is the net outward flux through the cylinder, total net outward flux through the cylinder। देखो इधर फ्लक्स जा रहा है, इधर फ्लक्स जा रहा है, इधर तो 0 है, तो नेट मतलब टोटल φ1 प्लस φ2। थर्ड का आंसर क्या होगा, थर्ड का आंसर φ1 plus φ2 equals to net outward flux through the cylinder, फिर पूछा है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, नेट चार्ज, तो फ्लक्स टोटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q by एप्सिलॉन नॉट, हाँ किनारे, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्लक्स एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना आया है ई ए 2 ई ए, इसको सॉल्व कर लो भाई, इसको जो आएगा सॉल्व कर लो। ये कितना 5 5 जा 25, ये 3 2 जा 6 25 6 जा कितना रे 150, हाँ कि ना 150, ये 3.14 था ना, तो 157 समथिंग आएगा रे, ठीक है, 157 और 1.57, ठीक है, सॉरी 157 पॉइंट समथिंग आएगा, 150 ले लो रे, 150 इंटू 10 का -4 ले लो, ठीक है, जाओ, ठीक है। तो दिस यहां पे डाल दो, 2 करना,
समझ रहे हो? ये जो आया होगा, ये जो आया होगा उसको फ्लक्स इक्वल टू क्या है मेरा यहाँ पे ना, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2। ये टोटल फ्लक्स लेना है, टोटल चार्ज पूछा है, टोटल फ्लक्स जो आया वो यहाँ पे डालोगे, क्यों निकालोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है ना? चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए आप लोग, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ऐसे सीबीएसई में ऐसे 3-4 मिनट में आता रहता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 गिवन दिया है आपको, यू आर गिवन ए चार्ज प्लस क्यू प्लस स्मॉल क्यू एट द ओरिजिन ओ एज इन द फिगर। ये फिगर है, ये एस जो है एक स्फीयर है, आर एक स्फीयर है, आर का जो सेंटर है 2 0 0 कोऑर्डिनेट पे है, जो जहां पे कि ये ओ डेस मतलब यहां से यहां तक दिया है 2, ओ से आर दिया है √2। अब वो पूछ रहा है कंसिडर द स्पेरिकल कैप्स पीएसक्यू ये वाला सरफेस, पीआरक्यू ये वाला सरफेस, ठीक है, पीडब्ल्यूक्यू विथ नॉर्मल टू द रेस्पेक्टिव स्फीयर, मतलब ये पीडब्ल्यूक्यू एंड इसका जो एरिया वेक्टर लेंगे आप ऐसे लेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, पीडब्ल्यूक्यू नॉर्मल टू द रेस्पेक्टिव स्फीयर, ठीक है ना, पीटीक्यू द फ्लैट सर्कल, ये एक फ्लैट सर्कल है, ठीक है ना, पीटीक्यू विथ नॉर्मल अलोंग द एक्स एक्सिस, इसका जो एरिया वेक्टर होगा एक्स एक्सिस, इसका एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर होगा, है कि ना, परपेंडिकुलर होगा, सरफेस को परपेंडिकुलर होगा, तो यहां पे ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे नेगेटिव की तरफ होगा, है कि नहीं, पीएसक्यू का एरिया वेक्टर उधर होगा नेगेटिव एक्स की तरफ, बाकी पीटीक्यू पीआरक्यू पीडब्ल्यूक्यू का सब आई कैप में होगा एरिया वेक्टर। बोल रहा है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द साइन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द सरफेसेस 1 to 4। तो पीएसक्यू का जो फ्लक्स आएगा नेगेटिव आएगा ना पॉजिटिव आएगा वो बताइए, वैसे पीआरक्यू का नेगेटिव ना पॉजिटिव आएगा वो बताइए, वो एंगल निकालने से पता चल जाएगा ना। देखो ये प्लस क्यू है, तो यहां से जो फील्ड निकल रहा होगा ऐसे जा रहा होगा, ऐसे और भी होंगे, है कि ना, ऐसे बहुत सारा फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे होंगे ना भाई, है कि ना। सोचो जितना फील्ड लाइंस, देखो ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, जितना फील्ड लाइंस पीएसक्यू को पास करेगा उतना पीटीक्यू को पास करेगा, उतना पीआरक्यू को पास करेगा, उतना पीडब्ल्यूक्यू को पास करेगा। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है कि ना। तो जो पीएसक्यू का जो फ्लक्स होगा, पीटीक्यू का जो फ्लक्स होगा, पीआरक्यू का जो फ्लक्स होगा, पीडब्ल्यू का जो डब्ल्यूक्यू का जो फ्लक्स होगा वो सब सेम होगा। क्यों? क्योंकि सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू ईच सरफेसेस, है कि ना। बट आपको साइन पूछा है, तो वैल्यू जो होगा सेम होगा रे, बट साइन पूछा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा, इसका जो एरिया वेक्टर है ऐसा है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, तो पीएसक्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पीएसक्यू का जो साइन होगा, फ्लक्स का साइन, यह आ जाएगा क्या, फ्लक्स ऑफ पीएसक्यू नेगेटिव आएगा, बाकी सबका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बाकी सबका एरिया वेक्टर उधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही जा रहा है कि ना रे, 0 डिग्री आएगा। सिर्फ 1 के लिए क्या होगा रे, नेगेटिव होगा, सिर्फ 1 का फ्लक्स होगा नेगेटिव, इसका सबका होगा फ्लक्स पॉजिटिव, ना नहीं समझे रे। तो फ्लक्स 1 होगा क्या, नेगेटिव, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3, फ्लक्स 4 होगा पॉजिटिव, हाँ कि ना रे। फिर पूछा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फ्लक्सेस थ्रू द सरफेसेस 1 to 4। मैग्नीट्यूड क्या होगा, अभी तो बोला था मैंने ना, जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 1 को पास कर रहे उतना ही 2 को पास कर रहा, उतना ही 3 को पास कर रहा, उतना ही 4 को पास कर रहा है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो पीएसक्यू का जो फ्लक्स होगा, पीटीक्यू का वही होगा, पीआरक्यू का वही होगा, पीडब्ल्यूक्यू का भी वही फ्लक्स होगा। तो सारे फ्लक्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, वैल्यू सेम होगा, बट पीएसक्यू का नेगेटिव वैल्यू आएगा, है कि ना। 3 आपको बस मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, वैल्यू के बारे में पूछ रहा है। फिर कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द सरफेस 2 डायरेक्टली, ऐसा मत कीजिए, डायरेक्टली कीजिए, मतलब फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉस थीटा डालिए। एज्यूम दैट द एरिया ऑफ द
केप, एरिया ऑफ द केप इज ए। कौन सा केप? सेकेंड वाला, पी आर क्यू, पी आर क्यू ये वाला, पी आर क्यू ये वाला। ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना आएगा बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है ना? फ्लक्स 2 इक्वल टू क्या होगा? ई ए कॉस 0 डिग्री, है कि ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया मतलब क्या होगा? एरिया दिया है, ए दिया है, तो एरिया ए कॉस 0 1, है कि ना? अब बताइए, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है कि ना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कितना है? पी से आर कितना है? पी से आर, सॉरी ओ से आर कितना है? ओ से आर √2 का स्क्वायर, है कि ना? √2 का स्क्वायर ए, ये आंसर है ना? नहीं समझे? बहुत सिंपल है, ये थर्ड बिट का आंसर है। अब बोल रहा है और फील्ड लाइन मत देखिए, आप डायरेक्टली कीजिए। अगर एरिया ए होगा तो कैसे होगा? अरे भाई एरिया ए है, ये प्लस क्यू जो है यहाँ पे कितना फील्ड देगा? डिस्टेंस है √2, तो बीटा क्यू बाई आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ए इंटू कॉस 0 कर लो, आंसर आ जाएगा, हाँ कि ना भाई? इतना मेरे को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। मेरा 10वां क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है ये गिवन फिगर से करना क्वेश्चन, फाइंड द फ्लक्स रेशियो थ्रू S1 टू S2। अब बताइए फ्लक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा? द फ्लक्स होता क्या है? जब चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। जब तक हमें मीडियम नहीं दिया होगा हम एप्सिलॉन आर 1 लेंगे एयर मीडियम के हिसाब से। तो हमें जो फॉर्मूला पता है वो क्या है ना? क्यू एनक्लोज्ड, है कि ना, इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एयर मीडियम होगा तो इसको मान ले लेंगे, है कि ना? तो एप्सिलॉन आर। अब बोला है फाइंड द फ्लक्स रेशियो थ्रू S1 टू S2, तो पहला वाले का आंसर। तो फ्लक्स 1 कितना होगा, फ्लक्स 2 कितना होगा, फिर इसका रेशियो निकालना है, हाँ कि ना? फिर रेशियो निकालना है। अब फ्लक्स 1 कितना होगा बताइए? S1 में कितना चार्ज है ना? S1 में कितना चार्ज है रे भाई मेरा ना? Q है, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। S2 में कितना चार्ज है? S2 के अंदर S1 है ना भाई? S2 के अंदर S1 है, तो S2 में चार्ज जो होगा O होगा, प्लस S1 का चार्ज भी इंक्लूड करेंगे जब हम फ्लक्स 2 निकालेंगे। तो क्या होगा? Q प्लस 2Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अभी इसको लिख के आप यहां पे डाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा तो ये 1/3 बचेगा। Q भी कट जाएगा तो बचेगा 1/3। फिर क्वेश्चन दिया हाउ द फ्लक्स ऑफ S1 will change, how the flux of S1 will change if a dielectric, if S1 is filled by dielectric constant K। अगर आप S1 सरफेस को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में फुल कर दोगे, पूरा फिल कर देंगे, देन उसका फ्लक्स कैसे चेंज होगा? अब अगर देखो इसमें K अगर हम रख लेंगे, इसमें K रख लेंगे, तो S1 का फ्लक्स चेंज होगा, है कि ना? कैसे चेंज होगा? तो सेकंड का आंसर, है कि ना? सेकंड का आंसर ना क्या हो जाएगा? फ्लक्स ऑफ S1 विल बिकम ना Q बाई चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू K। तो क्या हो जाएगा ना? द फ्लक्स ऑफ S1 विल 1/K टाइम्स द इनिशियल वैल्यू, घट जाएगा, है कि ना? घट जाएगा, कितना घटेगा? 1/K टाइम्स, तो ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है कि ना? ये मेरा हो जाएगा। फिर क्या दिया है? हाउ द फ्लक्स ऑफ S1 विल चेंज इफ S2 इज फिल्ड। देखो S2 में अगर फिल करेंगे S1 में कुछ चेंज नहीं होगा, S1 में फिल करेंगे S2 में चेंज होगा, तो S2 में फिल करने से S1 में चेंज नहीं होगा। तो तीसरे वाले का आंसर क्या होगा? देयर विल बी नो चेंज इन द फ्लक्स इफ S2 इज फिल्ड, देयर इज नो चेंज इन द फ्लक्स ऑफ S1। थर्ड का क्या आंसर होगा? थर्ड का क्या आंसर होगा? देयर इज नो चेंज इन द फ्लक्स ऑफ S1 if S2 is filled with dielectric constant, dielectric constant, हाँ कि ना रे भाई? के समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। याद रखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ये सब ये आएगा आपका स्कूल एग्जाम में भी आएगा, ठीक है? ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है? CBSE में या तो NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है ना? हमने
वही सब क्वेश्चंस बना रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन। A charge Q is distributed uniformly on a ring. ये रिंग है मेरा, ठीक है ना, ये मेरा स्पीयर है, ऑफ रेडियस R। तो ये O से O डैश कितना होगा, R है, ठीक है ना, स्मॉल r है। ध्यान से देखिए, A charge Q is distributed uniformly on a ring of radius R। वैसे ही देखिए OA क्या होगा, OB क्या होगा, है कि ना। A sphere of equal radius R is constructed with its center at the periphery of the ring as shown in the figure। तो जो स्पीयर का जो सेंटर है उसका पेरिफेरी में है, तो ये O डैश P तो होगा ना रेडियस, मतलब इसका सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, बट ये स्पीयर है, ये स्पीयर है, ये रिंग है। सोचिए रिंग में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है कि ना। अब जो चार्ज Q होगा वो Q चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो कैपिटल Q डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो कहां पे हुआ, रिंग में हुआ है। अब बात मैं ये बोल रहा हूं, रिंग में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, बात समझिए, यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, है कि ना, बात समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है, यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो मुझे ये चाहिए कि कितना चार्ज, बात समझिए, एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यूनिफॉर्मली मतलब मेरा क्या होगा ना, जो लैम्बडा होगा कांस्टेंट होगा, है कि ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा क्या होता है ना, Q बाई 2 पाई R, है कि ना, टोटल चार्ज तो टोटल लेंथ। अब मुझे क्या पूछा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्पीयर। स्पीयर में चार्ज नहीं है, स्पीयर में चार्ज नहीं है, चार्ज है रिंग में, रिंग का कुछ पार्ट है स्पीयर में, रिंग का A O डैश B पार्ट है स्पीयर में, है कि ना। हमें फ्लक्स क्या बोला गया, फ्लक्स क्या होता है ना, फ्लक्स इक्वल्स टू Q enclosed inside the surface by epsilon naught, है कि ना। हमें यह निकालना होगा कि कितना चार्ज स्पीयर के अंदर है, अगर हम वो निकाल देंगे हमारा फ्लक्स आ जाएगा। क्या ये पूरा रिंग स्फीयर के अंदर है, नहीं है, तो पूरा चार्ज भी कहां से आएगा, है कि ना। तो हमें ये निकालना है कि रिंग का कितना पार्ट स्फीयर के अंदर है, रिंग का कितना पार्ट स्फीयर के अंदर है। बात समझिए, पूरा देखो 2 पाई r लेंथ में क्यू चार्ज है कि ना, पूरा 2 पाई r लेंथ में चार्ज कितना है, क्यू है। हमें अगर ये पता चल जाएगा, ये आर्क लेंथ कितना होगा पता चल जाएगा, हमें चार्ज ले आएंगे, है कि ना। कैसे पता चलेगा, हमें पता है आर्क लेंथ इक्वल्स टू एंगल बाई रेडियस, है कि ना, सॉरी एंगल इनटू रेडियस, हाँ सॉरी, हाँ एंगल इनटू रेडियस, है कि ना। एंगल क्या होता है, आर्क लेंथ बाई रेडियस। अब बताइए, ये एक ट्राइंगल है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि ये जितना रेडियस ये भी उतना, ये भी उतना, तो ये 60 डिग्री, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, तो ये टोटल कितना होगा 120 डिग्री। तो ये आर्क लेंथ कैसे आएगा, ये अगर 120 डिग्री है, बात समझिए, ये अगर 120 डिग्री है, ये आर्क लेंथ कितना आएगा ना, एंगल इनटू रेडियस, तो एंगल कितना है ये मेरा ना, पाई बाई टोटल 360 एंगल होता है ना, ये पूरा 360 एंगल है, ये कितना एंगल हो रहा है 2 पाई बाई 3, है कि ना, 2 पाई बाई 3 कितना हो रहा है बताइए मेरे को, 2 पाई बाई 3 120 एंगल हो रहा है कि ना, 2 पाई बाई 3 120 डिग्री एंगल हो रहा है, तो 2 पाई बाई 3 इंटू रेडियस 2 पाई r बाई 3, हाँ कि ना रे। अब मैं ये बोल रहा हूं कि जो टोटल लेंथ 2 पाई r है, रिंग का टोटल लेंथ 2 पाई r है, उसका कितना पार्ट है रे इसके अंदर ना, 1/3 पार्ट है, इसके अंदर कितना पार्ट है 1/3 है ना। दिस आर्क लेंथ ए ओ डैश बी कितना आया रे, ए ओ डैश बी कितना आया ना, 2 पाई r बाई 3 आया कि नहीं रे, मतलब 2 पाई r लेंथ में क्यू चार्ज है, तो 1 लेंथ में कितना होगा, 1 में कितना होगा क्यू बाई 2 पाई r, तो 2 पाई r बाई 3 लेंथ में कितना होगा ना, क्यू बाई 2 पाई r इंटू 2 पाई r बाई 3 कटेगा, तो कितना रे क्यू बाई 3। तो अब बताइए, दिस द चार्ज
इन ए ओ डैश बी, द चार्ज इन ए ओ डैश बी कितना है रे, Q by 3. द चार्ज इन ए ओ डैश बी कितना है, Q by 3, which is equals to charge enclosed inside the sphere, हाँ कि ना, which is equals to charge enclosed inside the sphere, हाँ कि ना रे, क्योंकि स्पीयर में रिंग का इतना पार्ट ही अंदर है, स्पीयर में रिंग का जितना पार्ट अंदर होगा उतना पार्ट में जो चार्ज होगा वही चार्ज को लेंगे, ठीक है. तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, Q by 3 एप्सिलॉन नॉट. आंसर. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. चलिए, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए. तो इसी का रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा एस्टेलर बुक में, ठीक है, आप उसका जाके कर सकते हैं, ठीक है. बहुत सारा हॉट सेक्शन में देखना, आप 27 क्वेश्चन होगा वो कर सकते हैं. देन इसका जस्ट प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, ये जो एक्सरसाइज होगा देखना आप, एग्जाम्पल 67 68 के बाद एक प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस होगा एस्टेलर बुक में, वो पूरा आप कर सकते हैं. उसमें भी कुछ सीबीएसई का क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो कि हमने बनाया हुआ है, ठीक है. तो आप उस हिसाब से जाके कर सकते हैं सारा चीजें. एंड नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा गॉस थ्योरम का एप्लीकेशंस को लेके वीडियोस रहेगा. तो प्लीज आप इसको अच्छे से देखिए, नोट बनाइए, समझिए, डाउट पूछिए, ठीक है ना. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.